Good evening, everyone. So, today's topic is speech act theory and its classification. It's a very important topic with respect to नेट एग्जामिनेशन क्योंकि इससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है. तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपका 2 मार्क्स तो आपके एकदम फिक्स हो जाए. एंड क्वेश्चंस किस तरह के इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, या तो प्रोपोनेंट पूछ लिया जाता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड in the previous exams about the terminology involved in the classification of speech act. Okay, so let's get into the topic. So firstly we will see what is speech act theory, but before we move into this theory पहले हम ये समझते हैं speech act से क्या मतलब है. तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले उसका रूट वर्ड देखना चाहिए और उसी से मतलब निकालने की कोशिश करनी चाहिए. तो हेयर इट इज़ स्पीच एक्ट, मतलब स्पीच के थ्रू कोई काम कराना वो स्पीच एक्ट होगा. इसी तरीके से होगा लेमैन्स की लैंग्वेज में, बिल्कुल ठीक, यही स्पीच एक्ट होता है. एंड दिस इज़ व्हाट अ स्पीच एक्ट थ्योरी सेज. अब नाउ लेट्स मूव इनटू द स्पीच एक्ट थ्योरी. ये हमारी J.L. ऑस्टिन ने प्रपोज करी थी इन हिज बुक हाउ टू डू द थिंग्स विद वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के थ्रू कैसे काम करें, कैसे काम कराना है. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1962. तो जब भी प्रोपोनेंट का नाम आता है स्पीच एक्ट थ्योरी के तो J.L. ऑस्टिन इज़ द नेम. बट इसका फर्दर डेवलपमेंट जो किया है वो J.R. सर्ल ने किया है. Sometimes both of these names are given and both of these names are correct with respect to speech act theory. Now let's see the David Crystal's definition of speech act theory. It says that a theory which analyzes the role of utterances in relation to the behavior of a speaker and hearer in interpersonal communication. Right, तो interpersonal communication में जिसमें the two people are communicating with each other, one is the speaker and other is the hearer, तो उसमें अट्रेंसेस का क्या रोल होता है ये एनालाइज जब करते हैं तो वो उस थ्योरी को हम स्पीच एक्ट थ्योरी कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेविड क्रिस्टल. सिंस इसमें हम कुछ जो है एक्टिविटी कर रहे हैं और वो एक्टिविटी हमारे स्पीच के थ्रू हो रही है, दैट इज कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी ऑल्सो. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच एक्ट्स. तो स्पीच एक्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से किया जाता है और हम तीनों तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम वी मिस द 2 क्लासिफिकेशंस और हम एक ही क्लासिफिकेशन याद रखते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट. बट ये 3 डिविजन्स हैं इसके और हम लोग को तीनों ही पढ़ना होगा क्योंकि तीनों से ही क्वेश्चंस अलग अलग पेपर्स में पूछे गए. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट क्लासिफिकेशन. इस क्लासिफिकेशन के अंडर स्पीच एक्ट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज डायरेक्टिव्स, कॉमिसिव्स, एक्सप्रेसिव्स, डिक्लेरेशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. एंड हमें सबसे पहले रूट वर्ड देखना होता है, तो पहले डायरेक्टिव्स देखते हैं. डायरेक्टिव्स का रूट वर्ड क्या है? डायरेक्शन. अगर स्पीकर लिसनर को कोई डायरेक्शन देता है कोई चीज़ करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए अगर स्पीकर लिसनर को डायरेक्शन देता है तो दैट इज टर्म्ड एज डायरेक्टिव्स. Let's read this out. Let's read this out. Speakers try to get their listeners to do something. For example, begging हो गया, commanding हो गया, requesting हो गया. For example, speaker saying, I beg you to do this, I command you, etc. Similarly, second पर आते हैं. सेकेंड इज कॉमिसिव. कॉमिसिव में क्या होगा कि स्पीकर कॉमिट करता है खुद को कि वो फ्यूचर में ऐसा करेगा. जैसे कि आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो ये प्रॉमिस क्या होता है? फ्यूचर के लिए होता है. एंड सेकेंड इज गारंटी एक्सेट्रा. सो लेट्स रीड दिस आउट टू. स्पीकर्स कॉमिट देमसेल्व्स टू अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. एक्सप्रेसिव हमारा वर्ड आता है, एक्सप्रेसिव इज द थर्ड वन. एक्सप्रेसिव आता है हमारे एक्सप्रेशन से. सो स्पीकर्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ फीलिंग ऑफ अपोलोजाइजिंग, वेलकमिंग एक्सेट्रा. आई थिंक this is clear to you. Now let's move to the fourth point, that is declarations. Declaration में क्या होता है? Speaker's utterance brings about a new external situation. इसमें एक जो स्पीकर बोलता है उसे एक नई एक्सटर्नल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैरिंग, रिजाइनिंग या फिर नेमिंग अ बॉय एंड अ गर्ल. तो इससे क्या होगा कि नई सिचुएशन का डिक्लेरेशन होता है. सो ये भी एक तरह का स्पीच एक्ट है.
लेट्स सी द लास्ट वन, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स में होता है स्पीकर्स कन्वे देयर बिलीफ अबाउट द ट्रूथ ऑफ अ प्रपोजिशन, कि उसके क्या बिलीव्स हैं, उसके क्या व्यूज़ हैं। स्पीकर्स अपने व्यूज़ बताता है किसी प्रपोजिशन को लेकर, जैसे कि आई असर्ट दिस, और मेरी ये हाइपोथेसिस है, एट्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। Now let's look at the second classification of speech acts, and that is direct and indirect speech act. तो सबसे पहले direct speech act देखते हैं। If the form or structure of the utterance directly represents its communicative purpose, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर्म या स्ट्रक्चर जो है किसी भी अटरेंस का वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, वही कम्युनिकेटिव पर्पस रिप्रेजेंट कराए जिसके लिए वो बनाए। जैसे कि एग्जाम्पल है, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो लुक हेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क हेयर, मतलब इंटेरोगेशन का पर्पस ही सर्व करता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लिए ही बना होता है, तो ये डायरेक्ट स्पीच एक्ट हो गया। मतलब ये जो इसका स्ट्रक्चर है अटरेंस का, दैट इज क्वेश्चन फॉर्म, वो क्वेश्चन ही पूछने के लिए लिया जा रहा है, उसी के पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच एक्ट। नाउ इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, जिसमें अटरेंस जो है डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती है कम्युनिकेटिव पर्पस, अटरेंस का स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है उसका कम्युनिकेटिव पर्पस। जैसे कि कैन यू पास द सॉल्ट और कैन यू पास द सैलेड, इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन तो है हमारा स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म है, मगर उसका पर्पस किस लिए वो इस्तेमाल होती है, क्वेश्चन की फॉर्म नॉर्मली क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होती है, मगर यहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की गई है, इट्स अ रिक्वेस्ट। और कैन यू पास द सैलेड, ऑफ कोर्स उससे ये नहीं पूछा जा रहा है, उसकी एबिलिटी नहीं पूछी जा रही है कि वो सैलेड को पास कर सकता है या नहीं कर सकता, बट क्या पूछा जा रहा है, ये एक रिक्वेस्ट की तरह कहा जा रहा है कि प्लीज़ पास द सैलेड। ओके, तो यहाँ इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है दूसरे कम्युनिकेटिव पर्पस को सर्व करने के लिए। सो हियर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। Now let's look at the third and the last classification of speech acts. In this classification, speech act is divided into three types, that is locutionary act, illocutionary force and the perlocutionary effect. In the first one, that is locutionary act, इसमें हम sentences को फॉर्म करते हैं ताकि मीनिंगफुल अटरेंस बन सके। ओके, सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ मेकिंग अ मीनिंगफुल अटरेंस, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग सर्टेन साउंड्स और टोन्स टू मेक अ मीनिंगफुल अटरेंस। Now let's come to the second one, that is illocutionary force. It is performed by the speaker by quality of the utterance having been made. For example, speaker is requesting something or commanding or suspending something. ये सब illocutionary force आ गया कि how जो उसने utterance अपनी बनाई है locutionary act के थ्रू, अब वो उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कमांड या सस्पेंड करने के लिए, ये हम illocutionary force में देखते हैं। अब फाइनली हमारा आता है परलोक्यूशनरी इफेक्ट। इफेक्ट से मतलब स्पीकर ने जो भी बोला, जो भी इलोक्यूशनरी फोर्स का इस्तेमाल किया, उसका असर इस लिसनर पे क्या होता है, ये हमारा आता है परलोक्यूशनरी इफेक्ट में। लेट्स रीड दिस। इट इज़ परफॉर्म बाय मेकिंग एन अटरेंस विच intrinsically involves an effect on the behavior, beliefs, feeling, etc. of a listener. जैसे कि फ्राइटनिंग, इंसल्टिंग एंड परसुएडिंग, कि अगर आपने अपनी अटरेंस का इस्तेमाल किया है किसी को परसुएड करने के लिए, लिसनर को परसुएड करने के लिए, और अगर वो लिसनर आपकी बात से परसुएड हो गया है, तो ये आपका इफेक्ट है आपकी कम्युनिकेशन का, आपके स्पीच का। ओके, सिमिलरली इफ दैट पर्सन हैज़ गॉट फ्राइटेंड और इंसल्टेड, तो ये आपका स्पीच का इफेक्ट हुआ। I hope all the three classifications have become clear to you. अब इसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, मगर कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है स्पीच एक्ट से रिलेटेड, जो मैंने आगे डिस्कस किए हैं। सो लेट्स लुक एट दोज टर्म्स ऑल्सो। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दीज टर्म्स। सो फर्स्ट वन इज परफॉर्मेटिव वर्ब्स। तो द वर्ब्स विच आर यूज टू इंडिकेट द स्पीच एक्ट इंटेंडेड बाय द स्पीकर। तो ये सब जो भी वर्ब्स जो कि परफॉर्म करते हैं स्पीच एक्ट को, वो होते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब्स। जैसे कि हमने अभी वर्ब्स पढ़े थे, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ये सब परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं।
इसी से रिलेटेड है हमारा सेकेंड टर्म विच इज़ परफॉर्मेटिव अटरेंस। तो जो अटरेंस जिसमें ये परफॉर्मेटिव वर्ब्स इंक्लूड होते हैं वो होती है हमारी परफॉर्मेटिव अटरेंस। जैसे कि पूरी अटरेंस होगी जो रिक्वेस्ट करेगी, जैसे कैन यू पास द सॉल्ट वाली चीज़ हो गई। तो ये पूरी अटरेंस जो होगी जिससे हम परफॉर्म करवा रहे हैं, कि स्पीच चेक करवाना चाहते हैं, इस पूरी अटरेंस को बोलेंगे परफॉर्मेटिव अटरेंस। इसका जस्ट ऑपोजिट है कॉन्स्टिट्यूटिव अटरेंस। इसमें क्या होता है, अटरेंस यूज फॉर डिस्क्राइबिंग समथिंग, सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, ये परफॉर्म करने के लिए नहीं होती है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूटिव अटरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, परफॉर्मेटिव अटरेंस और कॉन्स्टिट्यूटिव। परफॉर्मेटिव अटरेंस हो गई अटरेंस फॉर डूइंग और कॉन्स्टिट्यूटिव हो गई अटरेंस फॉर डिस्क्राइबिंग। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ वन विच इज़ फेलिसिटी कंडीशंस। फेलिसिटी कंडीशन हमारा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर द क्राइटेरिया विच हैव टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर अ स्पीच चेक टू बी सक्सेसफुल और अचीव इट्स पर्पस। मतलब ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें स्पीच एक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, या फिर स्पीच एक्ट का जो पर्पस है वो स्पीच एक्ट अपना पर्पस सर्व करे, उनके लिए इन कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So those were the terms which were important. तो ये टॉपिक इतना ही था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड फॉर एनी क्वेरीज जस्ट पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, and keep subscribe to the channel for the latest updates. Thank you so much.